लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार का पेपर देखकर आपको यह पता चल गया होगा जीएटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि एनडीए 2 2026 के लिए जीएटी के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कि अगर हम एनडीए 2 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए। फाइनली आप सभी का यूपीएससी एनडीए 1 2026 का पेपर ओवर हो चुका है और यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज कर दिया। आप सभी ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और एक एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको मिल गया होगा। और लास्ट ईयर की कुछ कट ऑफ को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करने आपने स्टार्ट कर दी होगी, और हाँ, अगर नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि एनडीए 2 2026 के लिए आप सब प्रिपरेशन के अंदर लग गए होंगे। और इस बार का पेपर देखकर आपको यह पता चल गया होगा जीएटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेवल आपको जीएटी का पेपर देखकर यह समझ में आ गया होगा जीएटी के अंदर अब आपको कुछ नए तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, नई स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सो आज के सेशन के अंदर मैं विक्रांत पंडित आप सबका स्वागत करता हूं डिफेंस वाला पर, और हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि एनडीए 2 2026 के लिए जीएटी के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सो बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम एनडीए 2 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए। देखो, आप किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज होते हैं जो आपको समझने चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर हम अभी बात कर रहे हैं एनडीए 1 2026 से, पैटर्न में थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने के लिए, थोड़ा क्या बहुत बिगर चेंज आपको देखने के लिए मिला है, तो वो पैटर्न किस तरह से रहता है वो हमें समझना पड़ेगा। साथ साथ हमें कट ऑफ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, सब्जेक्ट की वेटेज पर हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट की वेटेज के अनुसार हमें अपने प्रिपरेशन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, और सिलेबस की इन डेप्थ को समझने की हमें जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, रिसोर्सेस। किसी भी एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हो तो रिसोर्सेस मस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। क्या रिसोर्सेस आपको फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बेसिक सी चीज समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एनडीए एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। हालांकि अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड किए थे। जैसे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री आपके पास आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई है, ये नॉन साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स यहां पर हो गए। सिमिलर में साइंस बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो दोनों सब्जेक्ट्स को अगर हम बात कर रहे हैं, दोनों टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस और नॉन साइंस बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो रिसोर्सेस उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, और बेसिक्स आपको बिल्ड भी यहां पर करने पड़ेंगे, और बेसिक्स कैसे बिल्ड किया जाएगा वो सब मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें 5 मंथ अभी जो हमारे बच्चे हुए एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, तो उस टाइम पे हमें सिलेबस कंप्लीशन भी करना है, रिवीजन भी करना है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, आप मॉक टेस्ट पीवाईक्यू देने के बाद क्या सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। और लास्ट, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो हमारा आज का जो सेशन है उसका रोड मैप एंटायर ये रहने वाला आपके स्क्रीन के सामने। सो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एनडीए पैटर्न एग्जामिनेशन। देखिए, एनडीए का एग्जाम 2 फेज में है। 2 फेज का मतलब साल के अंदर 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक अभी अप्रैल मंथ के अंदर हुआ है, और एक जो एग्जामिनेशन आपका सितंबर मंथ के अंदर होता है। एनडीए एग्जामिनेशंस में 2 है, मतलब स्टेजेस है। स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, स्टेज 2 अगर बात करें एसएसबी है। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 जीएटी होता है। 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग 0.83, 1/3 के हिसाब से। सिमिलर वे में जनरल एबिलिटी जीएटी के टेस्ट की बात करते हैं, 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स, 2.5 घंटे, माइनस के 1.3 नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट कर रही है। टोटल पेपर की बात करें 600 प्लस 300, 900 का रिटन एग्जामिनेशन हो गया। एसएसबी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो एसएसबी भी 900 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। 3 फेजेस यहां पर है, अगर साइक टेस्ट है, इंटरव्यू और G2 है। ये पैटर्न समझ में आपको आता है। नाउ कमिंग टू द प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स। मैंने कुछ ट्रेंड्स यहां पर यूपीएससी के डाटा सोर्सेस से उठाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 एनडीए 1, एनडीए 2 2023, ये कुछ कट ऑफ यहां पर रह रही है। अगर मैं मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूं, जो कट ऑफ रह रही है वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पेपर के पर डिपेंड करती है। लेवल जैसे इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, तो इस अंदाजन से जो मैं अपने अनुसार एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ रहा हूं 290 से 310 के 320 के आसपास रह सकती है। हाउएवर ये कट ऑफ आप समझ लिए 300 से 350 के बीच में ओवर एंड एवरेज के हिसाब से रही है। यहां से आपको समझ में आ गया कि रिटन एग्जामिनेशन में आपको कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे, 900 में से आउट ऑफ, ये समझ में हमें आ गया। नाउ कमिंग टू दी रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस 300 मार्क्स का जो टॉपिक्स हैं वो सब मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट, हम लोग जीएटी के बारे में बात कर रहे हैं। जीएटी की अगर हम लोग बात करें 600 मार्क्स का पेपर है, इंग्लिश इसके अंदर आता है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। अब ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश 200 मार्क्स का यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। इसमें क्या है, इसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसके यूजेस से रिलेटेड, वो कैप से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड है ना, सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, एरर फाइंडिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पीक्यूआरएस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आप एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू डेवलप रीडिंग हैबिट। जिस भी कैंडिडेट की रीडिंग हैबिट अच्छी होगी वो पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा। सो मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप इंग्लिश के लिए रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करिए और वो कैप बिल्डिंग अपनी करिए। वो कैप बिल्डिंग करने के लिए आप कुछ रजिस्टर्स मेंटेन कर लीजिए, जिसमें नए नए वर्ड्स जो आपके रेस्पेक्टेड फैकल्टीज दानिश सर हैं वो आपको बताएंगे, वो आप उसमें ऐड ऑन करते रहिए। और डेली का आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामर्स के अंदर यूजेस की बात करो, टेंस, तो आप अपना टारगेट बना लीजिए कि भाई आज जैसे फॉर एग्जांपल मंडे है तो मुझे मंडे के अंदर ग्रामर कंप्लीट करना है, ग्रामर के अंदर टेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो आप डे वाइज, अगर जनरली हम लोग यहां बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, अगर हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं तो आप डे वाइज अपना टारगेट बनाइए कि भाई मुझे आज ये वाली टॉपिक कंप्लीट करनी है। फिर उस टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व करिए। अगर आपको लेक्चर्स में डीपीपी मिल रही है तो आप उससे सॉल्व करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इंटरनेट पर जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रिपरेशन आपको मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। इतनी चीज करने के बाद मान लीजिए आपने टेंस वाले टॉपिक को कंप्लीट किया तो टेंस वाले टॉपिक आपकी 100% कवरेज हो गया। तो आप ना डेली की डेली टारगेट बनाइए। अब आप ये समझ लीजिए बेटा कि आपको पर डे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश, तो आपको रोजाना रोजाना पढ़नी ही पढ़नी है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कम से कम 1.5 घंटा आपको रोजाना इंग्लिश के लिए निकालना है। अगर आप आज से 1.5 घंटा निकालोगे इंग्लिश के लिए तो एक महीने के अंदर 30 दिन, लगभग आपने 45 घंटे पढ़ लिया है। 45 गुना 5 कर लीजिए, अगर मैं जनरली 40 घंटे भी मान लेता हूं तो 200 घंटे हो गए, है ना। 5 4 20, 200 घंटे। तो 200 घंटे आपके लिए ये समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग है इंग्लिश की, जिसमें आप फटाफट से पहले अपने बेस क्लियर करोगे। और बेस कैसे क्लियर करोगे बेटा, टॉपिक वाइज। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल पहले नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब चीज पढ़ी, और एक वोकैब बिल्डिंग रजिस्टर्स आप मेंटेन करोगे। सोर्सेस अभी मैं आपको बता दूंगा, सोर्सेस आपको क्या फॉलो करने चाहिए, वेरियस बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती है ना, वो मैं आपको बता दूंगा। और वोकैब के लिए आप देखिए बेटा, जितनी आपकी रीडिंग हैबिट ज्यादा होगी उतने आप वोकैब बिल्डिंग ज्यादा कर पाओगे, है ना। कोई नया वर्ड आपको दिखता है, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो, उसमें कोई नया वर्ड आपको दिखा, आप लिख लीजिए, उसका मीनिंग डिक्शनरी लिखिए और राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप दानिश सर से पढ़ते हैं तो दानिश सर एनएफ मटेरियल देते हैं, क्योंकि वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर द इंग्लिश, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, भले हम एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, है ना, उसके लिए वन एंड ओनली दानिश सर आपके सामने एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल आप अपना डिवाइड करिए, मतलब एम आपका फिक्स होना चाहिए, इस हिसाब से मुझे अपनी वोकैब बिल्डिंग को डेवलप, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर है। अब एक चीज आप सभी जानते भी होंगे, अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर होगा तो ही आपका जीडी पेपर चेक होता है। और सेक्शनल कट ऑफ भी आप जानते हो, आपको सेक्शनल कट ऑफ हर एक पेपर के हर एक साइड सेक्शंस के अंदर लेकर आनी पड़ती है। ये सिंपल सा पॉइंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जनरल नॉलेज पेपर की बात करें, 400 मार्क्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें फिजिक्स आपके पास, फिजिक्स के सिलेबस मैंने आपके सामने बता दिए, मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स। जैसे इस बार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इस बार थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको लीस्ट समझा जाता था। तो इस तरीके से साल के पैटर्न से हमें यह समझ में आ गया कि जो सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसको लीस्ट मत समझिएगा, हो सकता है अगली बार उसमें से क्वेश्चन आ जाए। पढ़ना सब कुछ है भाई। नेक्स्ट केमिस्ट्री के आपके सामने सिलेबस है, चेंजेस से रिलेटेड, मेटल्स, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। जनरल साइंस में मैं यहां पर बायोलॉजी का मतलब है, जनरल साइंस का मतलब यहां पर किससे है बेटा, बायो से, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, प्लांट्स एंड एनवायरमेंट, इससे रिलेटेड। हिस्ट्री में एंसाइंट, मॉडर्न, मेडाइवल। ज्योग्राफी के अंदर स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, रिवर्स, है ना, रिसोर्सेस, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, और करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, आज से पहले यह कहा जाता था, अगर फिजिक्स की बात करें, फिर बायोलॉजी की बात करें, फिर केमिस्ट्री की बात करें, यह कह दिया जाता था कि भाई 10th पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाता है। ये मिथ है। इस साल का पेपर उठा के देख लेना, फिजिक्स के क्वेश्चन 11th 12th लेवल, इवन आईआईटी जेईई के लेवल को टच कर रहे हैं। तो सिंपल से समझ लीजिएगा भाई, 11th क्लास की और 12th क्लास का एडिट कंटेंट अब आने लगा है इंडिया एग्जामिनेशन में। क्या सिर्फ 10th क्लास पढ़कर हमारा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप समझ लीजिएगा, लेवल चेंज होता जा रहा है। तो 11th 12th बायोलॉजी में बढ़िया क्वेश्चन थे, फिजिक्स में बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे, आप ये समझ लीजिएगा।
नाउ कमिंग टू द वेटेज, मैंने आपसे कहा है कि वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, क्योंकि आपको टॉप मतलब आपको ये नहीं कि 900 में से 900 मार्क्स, आप में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन को मुझे करना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट एम है सिलेक्शन लेना। अल्टीमेट एम ये नहीं कि 900 में से 900 गेन करना, क्लास का एग्जामिनेशन, स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है, बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है, सिलेक्शन लेना है आपको। तो क्वेश्चन को स्किप करना है, किसी क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे डेवलप किए जाते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं, मतलब जिसमें लॉजिक मतलब आपको बहुत टाइम वेस्ट किया जाएगा, स्किप करना है। तो जैसे सबसे ज्यादा वेटेज तो मैथ की ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट नंबर पर जीएटी में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? इंग्लिश की है। जीएटी में नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जिसकी वेटेज है फिजिक्स है, 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ज्योग्राफी है, 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। हिस्ट्री है, 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, 8 से 10 या 12 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, 3 या 3, 6, 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वेटेज आपकी ये है, आप अपनी वेटेज के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए कि सबसे पहले हाई वेटेज वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूं। हाँ, लेकिन अगर आप समझिएगा, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप 5 ईयर प्लान कर लोगे तो आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। पॉलिटी पढ़ सकते हो अच्छे से, है ना, शॉर्ट है, कंटेंट स्क्रिप्ट है, मतलब क्रिस्प है और पढ़ सकते हो। तो आपको अपनी वेटेज के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है बेटा। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो फिजिक्स छोड़ देते हैं, वो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। अब आप ये समझिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आप छोड़ रहे हो, 25 क्वेश्चन उधर, 15 क्वेश्चन इधर, इस बार इतने ही क्वेश्चन आए, तो लगभग आपके कितने हो गए भाई? 5 5 10 20 30 40 क्वेश्चन, मतलब 160 मार्क्स। आप तो 160 मार्क्स लूज कर गए हो 400 में से, तो कहां प्रिपरेशन होगा? फिजिक्स जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम लोग यहां बात करें, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को वेटेज के अनुसार डिवाइड करना सीखिए अगर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो ये सिंपल सा पॉइंट कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था। रिसोर्सेज, एनसीईआरटी बुक्स, 9th 10th 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स प्लीज अपने पास रख लीजिए, नहीं है कहीं से भी अवेलेबल करा लीजिए, खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द गाइड बुक, कोई भी आप ले सकते हो। प्रीवियस ईयर बुक आप किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हो। एनी एनडीए डेडिकेटेड बैच, कोई भी बैच, मैं आपको ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर ये ले लीजिए, कोई भी आप बैच पर्टिकुलर ले सकते हो, वो आप समझ लीजिएगा। नाउ 4 महीने की जर्नी किस तरीके से आपकी रहनी चाहिए? सबसे पहले मंथ आपको क्या करना है? आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स या जीएटी की हम लोग बात करें, आपको अपने कंसेप्ट बिल्डिंग्स पर ध्यान रखना है। कंसेप्ट बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, है ना, उनके लिए साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जो साइंस वाले बैकग्राउंड है उनके लिए थोड़ा सा नॉन साइंस वाले सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। तो अपनी वीकनेस के अनुसार आपको काम करना है, और सबसे पहले मंथ पर आपको अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं। जो फंडामेंटल कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ के अंदर कुछ रूल्स है, a + b का होल स्क्वायर, वो हर जगह इस्तेमाल होंगे। इसी तरीके से फिजिक्स में कुछ रूल्स है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड, है ना। पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में कुछ रूल्स आपको बता दिए, ज्योग्राफी में कुछ रूल बता दिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कुछ बेसिक्स है कंसेप्ट बिल्डिंग। पहले महीने आपकी जो वीक पॉइंट है उस पर आपको काम करना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। इंग्लिश में नाउन नहीं आपको समझ में आता, प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आता, आपको वर्ब पहचाननी नहीं आती, सेंटेंस के अंदर कहां पर है। तो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग आप पहले महीने अपनी कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे इन सब का इस्तेमाल होगा, फिर आपको समझ में आएगा कहां नाउन लग रहा है, कहां प्रोनाउन लग रहा है, कहां वर्ब लग रही है, कहां एडवर्ब लग रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपने कंसेप्ट बिल्डिंग कर लीजिए। दूसरे मंथ की अगर हम लोग बात करें, अब नाउ फोकस ऑन योर एक्सपेंड कवरेज ऑफ सिलेबस। अब अपने सिलेबस कवरेज में आप कैसे बनाओगे बेटा? टारगेट बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कम से कम 2 घंटे आप मैथमेटिक्स को दे दीजिए, 1.5 घंटे आप इंग्लिश को दे दीजिए, और पर डे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आप 1.5 घंटा फॉर एग्जाम्पल आप जीएटी को दे सकते हो, है ना। या आप मान लीजिए 2 घंटे आपने जीएटी को दे दिए, इतना आप पढ़ लो। ये तो सेल्फ स्टडी है जो आप पढ़ोगे। इसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, और रिवीजन करने के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। नॉर्मली रिवीजन करते टाइम क्या मिस्टेक्स करते हैं? हमने जो डे 1 में जो पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, हम उसका रिवीजन करते हैं, डे 2 पे जाते हैं, डे 2 का रिवीजन करते हैं, डे 3 पे जाते हैं, डे 3 का रिवीजन करते हैं। ऐसा नहीं करना। डे 2 पर जब आप गए हो तो सबसे पहले डे 1 का रिवीजन करोगे, जो आपने पढ़ा है डे 1 वाले दिन, तो फिर डे 2 का रिवीजन करोगे। तो डे 1 वाली क्लास 2 बार हो गई, डे 3 में जाने पर डे 2 वाली क्लास को 2 बार 1 और 2 की रिवीजन करोगे, फिर डे 3। तो डे 1 2 की क्लासेस आपने रिवीजन कर लिया। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ऐसा करना है। इसका करने से बेनिफिट क्या होगा? आपके जो कलीग्स, आपके जो दोस्त हैं, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर होंगे, अपनी प्रिपरेशन खत्म कर चुके होंगे,
और 1 महीने पहले आप मॉक लगा रहे होंगे, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। और ऐसा अगर आप करोगे तो हर चीज आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाएगी। जब पैदा हुए थे बोलना भी नहीं जानते थे, बार बार सीखे हो ना बोल बोल के, तो भाई ये भी तो वही है, हनुमान चालीसा भी तुम्हें याद है, तो भाई बार बार पढ़ने से तो हनुमान चालीसा याद हो, तो ये भी तो स्टडीज भी तो वही है, बार बार करो। तो अपने सिलेबस कंप्लीशन पर एम करो और हर एक वीक का टारगेट बनाओ कि भैया मुझे इस वीक ये टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के अंदर रेस्पेक्टिव मुझे पढ़नी है, इस तरीके से मुझे कवरेज करना है। वो टारगेट आप अपने अनुसार बनाओगे कि मुझे फिजिक्स में इतना पढ़ना है इस हफ्ते, ये सब्जेक्ट्स मुझे, ये चैप्टर मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी में ये, हिस्ट्री में ये, पॉलिटी में ये चैप्टर। तो टारगेट आपका वीकली वाइज होना चाहिए, फाइन है। और उसके बाद आपको जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ लिया, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, हिस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल गांधीयन एरा आपने पढ़ लिया है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढो, है ना, 2025 का ढूंढो, उसके कंप्लीट कर लो, 2024 के, 2023, 2022, 2021, 2020। ऐसा करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको लगेगा हाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकता हूं, देन योर कॉन्फिडेंस इज जस्ट गोइंग टू बी अप्ड। तो इस तरीके से करेगा और इस तरीके से प्रिपरेशन अपनी करेगा और रिवीजन जरूर करेगा। सैटरडे संडे वाला दिन रिवीजन अपना, जितना रिवीजन करोगे उतना फोकस आप करोगे। नाउ कमिंग टू द मंथ 3, पहले 2 महीने कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी है, तीसरे मंथ से आपको प्रैक्टिस करनी स्टार्ट। देखो पहले 2 मंथ में जो प्रैक्टिस होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होगी। मंथ 3 में बात करते हैं, मंथ 3 में आप न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मार्केट में सोर्सेस अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, मॉक अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलती है। कुछ आप मॉक लगाना शुरू करो, चैप्टर वाइज बुक्स मिलती हैं जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिलते हैं, कंप्लीट पेपर भी मिलते हैं। तो ऐसी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसमें चैप्टर वाइज आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया, साउंड एंड वेव, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करो अभी। तीसरे महीने में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, फुल फ्लेश प्रैक्टिस नहीं करनी है, फाइन है। और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर जो आपने पढ़ लिया है क्वेश्चंस लगाकर स्पीड और एक्यूरेसी, आई एम रिपीटिंग एक्यूरेसी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन करने पर फोकस मत दीजिएगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इंडिया एग्जामिनेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 900 में से 900 मार्क्स कर लिए हैं या आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इंपॉर्टेंस ये है आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो कितनी एक्यूरेसी के साथ करे, क्योंकि कट ऑफ को क्लियर करने में एवरेज बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। हम लोगों ने जो देखा 300 से 350 के बीच में एग्जिस्ट करिए, तो 900 में से 300 से 350 आप मार्क्स आप समझते हो कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 1/3 एग्जिस्ट कर रहा है। क्या 1/3 मार्क्स नहीं ले सकते हो? इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ला सकते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी से आएंगे। तो आप समझिए मैं इतने क्वेश्चन जीएटी में करूं, इतने क्वेश्चन मैथ में करूं, तो मैं इतने के अराउंड मार्क्स ले सकता हूं। हाउएवर 400 का आप टारगेट मानकर चल रहे हो, ये तो कट ऑफ का मान लिया है, लेकिन आपका एम होना चाहिए 400 450 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो अगर मैं 450 प्लस मार्क्स की बात कर रहा हूं तो वो भी कोई ज्यादा नहीं है, 900 का आधा अगर हम लोग बात करते हैं 450 होता है, मतलब 50% मार्क्स ओवरऑल 50% मार्क्स है। लेकिन जेटी की बात करें, जेटी में 600 का आता है, 600 का आधा कितना है, 300 है, 50% हो गया। चलो 60% मार्क्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, लगभग 60 से 70% मार्क्स। इतने नहीं ला सकते हो क्या? ला सकते हो। कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो। एम आपको खुद बनाना है, वीकली टारगेट बनाओ, इस महीने इस सब्जेक्ट ये टॉपिक ये कंप्लीट करनी है। नाउ कमिंग टू द 4th मंथ, चौथे मंथ से आपका सिलेबस कंप्लीट। पहले 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। चौथे मंथ से मतलब लगभग अगर हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त मंथ की, यहां पर बात करें अगस्त मंथ में, क्योंकि सितंबर में आपको पेपर होना है, आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट का एम क्या होना चाहिए? कम से कम पर वीक आप 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट दो। आपको काम किस पे करना है? टाइम मैनेजमेंट। जो पर्टिकुलर टाइम 2.5 घंटे का दिया है, 2.5 घंटे का ही टाइम सेट कर मॉक लगाओ। आपको गेस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है, आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। मतलब आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करो, गैसिंग को मत करो, एलिमिनेशन टेक्निक पर वर्क करो। क्वेश्चंस को पढ़ो, उस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अनुसार जो ऑप्शन है ऑप्शन को एलिमिनेट करो, देन आप वर्क करोगे। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आपके पास आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? एक एरर नोटबुक भी आपको बनानी है। पर वो मॉक आप दोगे, उस मॉक के अंदर आपने जो एरर किया एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस करने में प्रॉपर कम से कम 2.5 घंटे लग जाते हैं। बहुत से बच्चे एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस भी आपको प्रॉपर करना है। और एक फॉर्मूला बुक आपको बनानी है, और 5वें महीने आप रिवीजन एक बार लगा दीजिए, पॉलिशिंग करिए। ये सब आपकी स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट अप्रोच, 300 मार्क्स मैथ क्या होता है? गेम चेंजर होता है। जीएटी आपका रैंक डिसाइडर होता है, यहीं से आपकी रैंक डिसाइड होगी कितनी आपको रैंक मिल रही है, कितनी मिल रही है। तो जीके को डिवाइड किया गया है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके,
है ना, ये सब सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया गया है। कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग मैथ्स साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री को अवॉइड कर देते हैं, एनालाइज नहीं करते, बिना किसी रिवीजन के मॉक देते हैं, ओवरलोडिंग रिसोर्सेज, ज्यादा रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं रहना, शॉर्ट नोट रिसोर्सेज पर आपको डिपेंड रहना है। बोनस टिप्स आपके क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर्स को आप सॉल्व करिए, है ना, टाइम लगाकर सॉल्व करिए, है ना, फिजिकली एक्टिव रहिए और डिसिप्लिन और डेडिकेटेड लाइफ आप जिए। तो ये सब स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। सो दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टुडेस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहिए, जहां रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बढ़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।